नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमेशा ईवीएस में आते हैं दोस्तों, सीटेट में या यूपी टेट में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक से कुछ डिस्कस होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारे जानवर होते हैं क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। आप देखे होंगे कि जो इनकी कैटेगरी होती है, कुछ जानवरों की कैटेगरी होती है। एक होते हैं दोस्तों शाकाहारी होते हैं, एक क्या होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक क्या होते हैं, शाकाहारी इन द सेंस वे जीव जंतु जो कि पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, ओनली पेड़ पौधे सब्जियों पे निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे सब्जियां दोस्तों वो अपना जो दोस्तों भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे और सब्जियों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु होते हैं दोस्तों वो। और दूसरे होते हैं दोस्तों मांसाहारी। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं मांसाहारी होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी इन द सेंस जो केवल दोस्तों मांस पे डिपेंड होते हैं, किस पे, केवल मांस पे डिपेंड होते हैं, वो मांस खाते हैं और कुछ नहीं खाते। जैसे दोस्तों शेर हो गया, शेर हो गया दोस्तों, बाघ हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब दोस्तों क्या कहते हैं, उच्च मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं। क्या, उच्च मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ये सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। शेर को कभी आपने दूध पीते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मांसाहारी, शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए। अब दोस्तों बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है शाकाहारी एवं मांसाहारी। आप जानते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी, इसमें सबसे पहले तो हमारे कैटेगरी में कौन आता है, मनुष्य आता है। शाकाहारी मांसाहारी जो कि इन दोनों को खाता हो, यानी कि पेड़ पौधे सब्जियों पर भी निर्भर हो और जो कि दोस्तों क्या हो, मांस भी खाता हो। ठीक है, मांस भी खाता हो उस पर, जिससे कि उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है सर्वभक्षी कहा जाता है, या सर्व शाकाहारी, सर्व शाकाहारी, सर्वभक्षी भी कहा जाता है उसे, सर्वभक्षी भी कहा जाता है दोस्तों, या सर्वभक्षी कहा जाता है, सर्वाहारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी भी कहा जाता है। सर्वभक्षी या सर्वाहारी भी कहा जाता है इसको, यानी कि जो दोस्तों सब कुछ खाए, ऑलराउंडर, जैसे हम लोग हैं दोस्तों, मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जियां, फल, मांस, सारी चीजें खाता है, वो ऑलराउंडर कहा जाता है। उसी तरह से दोस्तों कुछ जीव जंतु भी ऐसे होते हैं जो कि ऑलराउंडर होते हैं, जैसे बिल्ली है आपने देखा होगा, कुत्ता है आपने देखा। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें दोस्तों जो कि दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और सब्जियों उस पर खाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, सबसे पहले आपका उदाहरण मनुष्य हो गया, और उसके बाद बिल्ली हो गई दोस्तों, बिल्ली हो गई, और भी है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, जो कि कुछ जंतु जो मांसाहारी दोनों होते हैं। या तो आप लिख सकते हैं सर्वभक्षी, सर्वभक्षी दोस्तों, या आप लिख सकते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए ये आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन की बात होती है, दूसरे क्वेश्चन की बात होती है दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बांस एक प्रकार की है। बांस क्या है, एक प्रकार का? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहिए आप सभी। सर्वभक्षी या सर्वाहारी, दो जो ऑप्शन में आएगा दोस्तों वो आप मार देंगे। ठीक है, सर्वाहारी या सर्वभक्षी, ओमनीवोरस भी कहा। बांस एक प्रकार की क्या है दोस्तों, तो बांस जो है वो एक प्रकार की क्या मानी जाती है, घास की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है, घास की कैटेगरी में बांस आती है दोस्तों। आपने देखा होगा जो असम में घर बनते, असम में जो घर बनते हैं दोस्तों, असम में बांस के ही घर बनते हैं। क्यों, बांस के ही घर बनते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा वहाँ होती है दोस्तों। क्या होती है, बारिश वहाँ पे बहुत ही ज्यादा होती है। और दोस्तों जो पुल है, पुल भी वहाँ पे बांस से ही बनते हैं। तो जो बांस होता है दोस्तों वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बांस जो है वो घास की कैटेगरी में आता है, आप लकड़ी मत मान लीजिएगा इसको। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये घास की कैटेगरी में आता है, ये चीज़।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछा है और सबसे छोटा पुष्प आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रिफ्लेशिया है। क्या है दोस्तों? रिफ्लेशिया। जो रिफ्लेशिया है दोस्तों ये सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है आपका। रिफ्लेशिया दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। और विश्व का सबसे छोटे पुष्प की बात की जाए दोस्तों तो सबसे छोटा पुष्प माना जाता है आपका बोल्फिया। क्या माना जाता है? बिल्फोया दोस्तों, बिल्फिया। बिल्फिया आपका सबसे छोटा पुष्प माना जाता है दोस्तों, बोल्फिया और रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया और बोल्फिया दोस्तों, बोल्फिया होगा, बोल्फिया। बोल्फिया और रिफ्लेशिया दोस्तों ये दो वृक्ष जो पुष्प होते हैं, पुष्प इन द सेंस फूल दोस्तों, जो फूल होते हैं ये विश्व के सबसे बड़े पुष्प माने जाते हैं दोस्तों। आपने अगर देखा होगा तो ये रिफ्लेशिया हो गया और बोल्फिया हो गया, ये विश्व का ये सबसे छोटा माना जाता है बोल्फिया पुष्प दोस्तों। और रिफ्लेशिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है आपका विश्व का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक विशाल वृक्ष कौन सा है? सर्वाधिक विशाल वृक्ष कौन सा है? और सर्वाधिक विशाल वृक्ष कौन सा होता है दोस्तों? चल, तो सर्वाधिक विशाल वृक्ष की बात करें सिकोया दोस्तों। सिकोया जो होता है, सिकोया, सिकोया जो है सर्वाधिक विशाल वृक्ष माना जाता है आपका। सिकोया सबसे विशाल है दोस्तों, बहुत ही बड़े वृक्ष होते हैं ये, आप इनको देखे होंगे आपने, तो देखिएगा इनको सर्च करके आप। सिकोया जो होता है बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल वृक्ष होता है। कई जीव जंतु दोस्तों इसके में रहते हैं, बहुत ही यानी विशाल वृक्ष माना जाता है ये सिकोया। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। किस लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है? किस लकड़ी का दोस्तों? किस लकड़ी का? तो दोस्तों सेलिक्स का। किसका? सेलिक्स का बना हुआ बैट दोस्तों सर्वोत्तम मान्य। आपने देखा होगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सारे दोस्तों क्रिकेटर इसी लकड़ी के बने हुए क्रिकेट के बैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसका बैट बनता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैट माना जाता है दोस्तों। क्यों अच्छी? उसमें कहते हैं पावर, स्ट्रोक पावर जो होता है, पावर जो होता है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा होता है आपके इस सिलेक्स जो लकड़ी होती है दोस्तों, सेलिक्स लकड़ी जो होती है उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावर होता है। तो ये इससे बनती, काफी मजबूत भी होती है। जैसे ना होता है तुरंत जैसे बैट में बॉल लगी तुरंत आगे बाउंड्री, या तो वो चीज है दोस्तों। तो काफी अच्छे क्रिकेटर जो है इसी के दोस्तों करते हैं। अब हाकी मुख्यतः किस लकड़ी की बनी होती है? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हाकी दोस्तों, हाकी मुख्यतः किस लकड़ी की बनी होती है? तो दोस्तों हाकी जो होती है वो सहतूत की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सहतूत आप सभी जानते होंगे, सहतूत की लकड़ी की बनी होती है। सहतूत इन द सेंस जो हमारा रेशम का कीड़ा होता है वो सहतूत पे ही दोस्तों वो होता है। किस पे? रेशम का कीड़ा। आपने देखा होगा ना, तेरी खुशबू को मैं दूर तक पहचान लूंगा, आपने सुना होगा, इसके लिए ये गाना होगा ना, तू चाहे जहां भी हो। तो जो नर होता है दोस्तों वो मादा की खुशबू काफी दूर तक होती है, कई किलोमीटर तक, तो वो उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है कि हमारी मैडम साहब कहाँ हैं, हमारी हाँ है मादा जी। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो सहतूत जो रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों ये सहतूत के पेड़ पे ही होता है दोस्तों। और आपने देखा होगा जो रेशम की साड़ियाँ हैं, रेशम का वो है, वो वहीं से मिलता है। ठीक है, रेशम कीड़े से। और ये इसकी सहतूत की एक क्वालिटी और क्या है, जो हॉकी होती है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय खेल आप सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और जो हॉकी की बनती है दोस्तों, जो किससे बनती हैं? सहतूत से ही वो लकड़ियां बनती हैं दोस्तों। हॉकी जो है आप देखे होंगे हॉकी। तो ये सब भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। हर तरह से हमें तैयार रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, चलिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। सहतूत है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों? बंगाल का आतंक जो जलकुंभी होती है दोस्तों, वहां के दोस्तों काफी यानी कि काफी ये विनाशकारी होती है, काफी दोस्तों यानी नुकसानदायक होती है। इसलिए बंगाल का आतंक इसे कहा जाता है जलकुंभी को दोस्तों। ठीक है, जलकुंभी। सर्वाधिक प्राचीन अनाज कौन सा माना जाता है? कभी काफी पूछा गया है कि सर्वाधिक प्राचीन अनाज कौन सा माना गया है, तो आपका सर्वाधिक प्राचीन अनाज है आपका जौ। क्या है दोस्तों?
जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना कह सकते हैं आप, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे पहले जौ के ही साक्ष्य हमें देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अनाज कौन सा है, जौ माना जाता है दोस्तों। और हरित क्रांति आप सभी जानते हैं गेहूं और चावल से संबंधित है। किससे, गेहूं और चावल से संबंधित है हरित क्रांति। चलिए, तो ये चीज है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अब कुछ ग्रहों के बारे में बात होगी दोस्तों। ग्रह यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्रह। कुछ आप सभी ग्रहों के बारे में जानते होंगे दोस्तों, कभी कभी हमारे सीटेट में ग्रहों से भी संबंधित क्वेश्चन है। ये आपको सही मिलान करना है दोस्तों। क्या करना है, सही मिलान करना है आपको। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है आपको कि क्या होगा दोस्तों। सर्वाधिक गर्म क्या होगा, वरुण होगा कि शुक्र होगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या होगा, वरुण होगा, शुक्र होगा, बुध होगा या बृहस्पति होगा। सबसे छोटा ग्रह क्या होगा, इसका मिलान करिए दोस्तों, क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सर्वाधिक गर्म ग्रह की, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका क्या होगा, वरुण नहीं होगा, वरुण नहीं होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका होता है शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होता है, शुक्र होता है दोस्तों। सर्वाधिक गर्म कौन होता है, शुक्र होता है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह बात की जाए तो वह वरुण होगा, न कि शुक्र होगा। क्या होगा, वरुण होगा, न कि शुक्र होगा दोस्तों। और सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है, न कि बुध। बुध तो हमारा सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है दोस्तों, बृहस्पति है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या है, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। सबसे छोटा कौन माना जाता है, सबसे छोटा हमारा बुध माना जाता है दोस्तों। सबसे छोटा कौन माना जाता है, सबसे छोटा बुध माना जाता है। सबसे छोटा क्या माना जाता है, सबसे छोटा बुध माना जाता है। सबसे छोटा बुध माना जाता है, ठीक है। तो ये है कि आपसे पूछे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होता है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह पूछे तो वरुण होता है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह इस समय बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है, ये बुध है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके सही है दोस्तों, जितने भी वो है सर्कल में। बाकी चीजें गलत थी, ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए दोस्तों, अब पूछा है दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह क्या है और सूर्य से निकट कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो सर्वाधिक घनत्व वाला आपसे ग्रह पूछा गया है, सूर्य से निकट ग्रह, पृथ्वी से निकट ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया। तो ये क्या आंसर दिया गया है, क्या सही है, क्या होगा। सर्वाधिक ग्रह वाला ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या बुध होगा, पृथ्वी होगा, शुक्र होगा या शनि होगा। मान लीजिए आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो पहला आपका सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह माना जाता है कौन, पृथ्वी दोस्तों। हमारी जो अर्थ होती है ये सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह मानी जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की दोस्तों पर्याप्त मात्रा होती है। जल दोस्तों हमारी पृथ्वी पे जो पानी है वो सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब सूर्य से निकटस्थ ग्रह क्या होगा, सूर्य से निकटस्थ क्या पृथ्वी होती है, नहीं, पृथ्वी नहीं होगा। सूर्य से निकटस्थ ग्रह बुध होता है दोस्तों। क्या होता है, सूर्य से निकट बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह भी हमारा क्या है, बुध ही है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह कौन सा होता है, शुक्र या सर्वाधिक चमकीला। तो पृथ्वी से जो निकट होता है सबसे दोस्तों क्या होता है, हमारे शुक्र ही होता है। क्या है, बिल्कुल सही है, पृथ्वी से निकट हमारा शुक्र है। और सर्वाधिक चमकीला भी ग्रह हमारा क्या होगा, शुक्र ही होगा। दोनों चीजें सही है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर किया गया। तो ये है कि अगर आपको जानकारी होगी तुरंत आंसर दे देगा दोस्तों। और भी कंफ्यूजन आता है, ठीक है, और भी ऐसे रहेगा जो आपको लगेगा कि हाँ यही आंसर होगा, पर वो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना। तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक सूर्य से निकट ग्रह बुध। आप भी दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा मेरे साथ। जितना लिखेंगे चीजें उतना ही आपको याद होंगी।
पृथ्वी से निकट ग्रह क्या है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? भोर संध्या का तारा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो नीला ग्रह, अभी मैंने आपको बताया, तुरंत आंसर आप जान रहे हैं। नीला ग्रह हमारी कौन होती है? पृथ्वी होती है दोस्तों। अर्थ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए पृथ्वी को दोस्तों क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहता है। इसीलिए यहाँ पे जीवन भी संभव है, ये चीज। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल यानी लाल देह लाली लसे। हाँ, लाल यानी कि लाल दोस्तों तुरंत याद है, लाल ग्रह यानी लाल देह लाली लसे। हमारे बजरंगबली लाल लाल यानी किस दिन? मंगलवार को, तो यानी मंगल ग्रह दोस्तों। ट्रिक है, ऐसे ही आप भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। देखिए पढ़ाई को ना बहुत ज्यादा बोझ बना के मत पढ़िए, इंजॉयमेंट की तरह पढ़िए दोस्त। तो देखिए आपको कभी भी वो नहीं लगेगा, जैसे चीजों को याद करना है। कुछ बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, काफी फोन आता है सर चीजों को याद करते हैं हम भूल जाते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो जब आप इंजॉयमेंट, आप जब मूवी देखते हैं 3 घंटे की, तो क्या आप उसका गाना स्टोरी भूल जाते हैं? नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, और इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट है, यार बस चलो पढ़ रहे हैं, काम चलाओ, पढ़ लिया। तो वही चीज है दोस्तों, इंटरेस्ट जब होगा ना, ऐसे जब याद करेंगे, अरे यार लाल देह लाल ग्रह किसे कहते हैं? अरे लाल देह लाली लसे, अरे बस हमारे बजरंगबली लाल, यानी मंगलवार को हम लोग बजरंगबली के दर्शन करते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह का। तो ऐसे दोस्तों ट्रिक में, मजाक में एंजॉयमेंट पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे भोर या संध्या का तारा किसे कहा जाता है? भोर या संध्या का तारा किसे कहा जाता है? बताइए। अगर ऑप्शन दिया जाए, शुक्र है दोस्तों, शुक्र है, बुध है, मंगल है। शुक्र बुध मंगल, क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें, कौन सा होगा दोस्तों? भोर या संध्या का तारा किसे कहते हैं? आप जानते हैं दोस्तों कि भोर या संध्या का तारा और सबसे चमकीला ग्रह अगर बात की जाए, सबसे चमकीला ग्रह मैंने अभी आपको बताया। तो अगर इतने ऑप्शन दिए हैं तो आपको समझ जाइए कि शुक्र महोदय हैं वो, कि भोर या संध्या का तारा भी इन्हें कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी आपके शुक्र को ही कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख कृषि क्रांतियां दोस्तों। प्रमुख कृषि क्रांति की अगर बात हो तो सबसे पहले नाम आता है किसकी? हरित क्रांति की दोस्तों। जो हरित क्रांति हुई थी, आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से उत्पादन सुधार, उत्पादन वृद्धि करने में हुआ था। और हरित क्रांति का श्रेय अगर जाता है तो सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत के डॉक्टर ML स्वामीनाथन को। तो दोस्तों जब भारत के पूछेगा तो आप ML स्वामीनाथन बताएंगे। अगर पूछे हरित क्रांति में प्रथम योगदान किसने हरित क्रांति में दिया, तो हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये चीज इसी में दोस्तों कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। आपके ऑप्शन में बोरलॉग भी होंगे, स्वामीनाथन भी होंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछे हरित क्रांति में भारत के योगदान कौन थे, योगदानकर्ता कौन थे, तब दोस्तों स्वामीनाथन होगा। केवल अगर बात करें हरित क्रांति की तो यहाँ याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग होगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोनकोबू संबशिवम स्वामीनाथन। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पूरा नाम बताइए। मोनकोबू संबशिवम स्वामीनाथन। दोस्तों आपने जानते हैं गेहूं और चावल में इन्होंने क्रांति लाई इन लोगों ने, जिसकी वजह से काफी अच्छी उत्पादन हुआ गेहूं और चावल का, हमें कभी भी उसमें दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? कि पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तिलहन की फसल से संबंधित होती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन की क्रांति से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति की बात करें तो वह दूध से संबंधित होती है। दूध के क्षेत्र से क्रांति उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाने कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रांति का नाम भी दिया गया है। श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई, जिसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस। आप सभी भी लिखिए, मेरे साथ लिखते चलिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सभी लोग लिखें, कमेंट करें और लिखते चले। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो क्या है? श्वेत क्रांति से संबंधित है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यही दोस्तों यानी श्वेत क्रांति, तुरंत आप समझ जाइए किससे है श्वेत क्रांति संबंधित? दूध से है, यानी मिल्क से है दोस्तों। मिल्क से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति।
ठीक है। ऑपरेशन फ्लड नामक इसमें योजना चलाई गई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। इसके यानी श्रेय किसको जाता है, तो वो भारत के वर्गीस कुरियन को जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। अब हरित क्रांति से क्वेश्चन पुट अप नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे पीली क्रांति पूछ लिया, श्वेत क्रांति पूछ लिया, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, वो सबसे भी क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, क्योंकि हरित क्रांति से तो कई बार क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, वो चीजें पुरानी हो गई। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नीली क्रांति की दोस्तों। तो नीली क्रांति क्या होती है, क्या मांस उत्पादन है, गुलाबी क्रांति मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति गैर पारंपरिक ईंधन उत्पादन, या भूरी क्रांति फल उत्पादन, या अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, क्या है दोस्तों। इसका भी ऑप्शन थोड़ा इधर उधर किया गया है, आप सभी भी बताएं दोस्तों। नीली क्रांति की बात की जाए तो ऐसे यानी नीला दोस्तों, जो हमारा समुद्र होता है क्या होता है, समुद्र जो होता है वो नीला होता है। समुद्र क्या होता है, हमारा नीला होता है, और उस समुद्र में ही हम लोग किसका उत्पादन करते हैं, फिश का। समुद्र में हमारी फिश पाई जाती हैं दोस्तों, मछलियां, यानी कि मछलियों की दोस्तों जो उत्पादन होगा सबसे ज्यादा उसी में होता है आपका। तो मछली उत्पादन किससे संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी कि मांस से संबंधित है दोस्तों, हमारा जो है मांस उत्पादन जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो गुलाबी क्रांति कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गुलाबी क्रांति मांस। अगर बात की जाए सुनहरी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति हमारा फल उत्पादन से संबंधित होता है, किससे, फल उत्पादन से हमारा संबंधित है सुनहरी क्रांति। और भूरी क्रांति की बात की जाए तो गैर परंपरागत ईंधन उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। और अमृत क्रांति बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था, नदियों को जोड़ने की जो योजना बनाई गई है ना दोस्तों, उसे कहा गया अमृत क्रांति। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बादाम क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, बादाम क्रांति आपकी संबंधित है मसाला उत्पादन से। बादाम क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से आपकी बादाम क्रांति संबंधित है। और लाल क्रांति, लाल लाल क्या होते हैं, टमाटर होते हैं, तो लाल लाल टमाटर यानी टमाटर उत्पादन से हमारी लाल क्रांति संबंधित होती है, ये भी क्लियर है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें, बार बार क्वेश्चन पुटअप इन्हीं से बहुत होता है। अब बात कर रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी कौन सी होती है। ऑप्शन मान लीजिए गंगा दे दें आपको, गंगा दे दिया गया, यमुना दे दिया गया, हाँ गोदावरी दे दिया गया, कौन सी होगी दोस्तों। तो भारत की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन कहलाती है, हमारी गंगा मैया। क्या बोलो, गंगा मैया की जय। तो हमारी गंगा मैया जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। गंगा में आप जानते हैं डॉल्फिन दोस्तों पाई जाती है, जिसे कि हमारी क्या कहा गया, डॉल्फिन को हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा जी में काफी पाए जाते हैं ये डॉल्फिन। तो गंगा दोस्तों हमारी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब बात करें मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या होगी, जल्दी से आंसर दे सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी क्या होगी, तो दोस्तों मध्य भारत की सबसे लंबी नदी हमारी मानी जाती है नर्मदा जी को। किसको माना जाता है, नर्मदा जी को माना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी होती है, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा आप जानते हैं किसे, गोदावरी जी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, नर्मदा नदी होती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा कौन है, गोदावरी दोस्तों कहा जाता है, गोदावरी होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी बच्चे का। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भोपाल गैस कांड दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस कांड कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं हमारे एग्जाम में। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है आपके हर एग्जाम में।
तो इसलिए इसको दोस्तों मैंने कहा इसको भी पॉइंट को ले लेते हैं, शायद सीटेट में ये भी पूछा जा सके। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ये 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में दोस्तों, 2-3 दिसंबर में हुआ था। 2-3 दिसंबर को हुआ था दोस्तों 1984 को। बहुत ही काली रात मानी जा सकती है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और ऐसी यानी कि मानव जाति के लिए बहुत ही ये जो गैस कांड हुआ था काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई इसमें। तो कंपनी दोस्तों यानी कहाँ की है? ये भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने की। ये सोचिए दोस्तों, आपके घर का मेंबर जो कि सुबह निकला है काम करने के लिए और वापस जब नहीं लौटता तो क्या होता है दोस्तों, क्या स्थिति होती है उस समय, कैसा लगता होगा? तो वो चीज़ है दोस्तों, काफ़ी दर्दनाक चीज़ थी कि घटना 40 टन जहरीली गैस के दोस्तों जो रिसाव हुआ और उसी के कारण आपका दोस्तों यानी लोगों की मृत्यु हुई। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डेट पूछी जाएगी या तो आपसे पूछा जाएगा उस गैस का नाम क्या है। उस गैस का नाम आप सभी बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में क्या है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तो ये चीज है टैंक नंबर 610 में थी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस पानी में घुल गई। इससे हुई रासायनिक प्रक्रिया के कारण टैंक में क्या हो गया? दबाव पैदा हो गया, जिस कारण से टैंक खुल गया और दोस्तों काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों सभी लोग कमेंट करें, लिखें मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार ये पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है साइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया। टैंक नंबर याद रखिएगा 610, टैंक नंबर 610 में है। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए सूत्र ही दे दिया, केवल नाम नहीं दिया, मान लीजिए नाम एग्जामिनर घुमा सकता है क्वेश्चन, तो CH3NCO। ठीक है, ये भी याद रखिएगा CH3NCO। चलिए विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन कहलाता है? आप जानते हैं? आप नाम सुनेंगे तो USA दोस्तों, USA विश्व का सबसे प्रदूषित देश कहलाता है। दोस्तों प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है, आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण कितना हानिकारक होता है दोस्तों। जैसे प्रदूषण में आ गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण और हमारा ध्वनि प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण काफी दोस्तों क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और इसमें अगर बात की जाए सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश तो हमारा कौन है? USA होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लें। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा वो है दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से बताएं कौन सा है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा बारहसिंघा। किसके लिए? बारहसिंघा आपने देखा होगा दोस्तों, बारहसिंघा यानी जिसकी कितनी सॉरी दोस्तों हिरण की प्रजाति का ये होता है। किसकी प्रजाति का? हिरण की प्रजाति का होता है, पर इसके जो सींग होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। काफी थोड़ा सा ये हिरण से क्या होता है, इसके शरीर जो होता है काफी हैवी होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, और इसकी 12 सींग होती है दोस्तों, इसलिए इसे बारहसिंघा कहा जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों इसी बारहसिंघा का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा देखने के। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम। आप सभी जानते हैं कि मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा कि बताइए कौन सा पक्षी है, तो वो पक्षी है हमारा मोर, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टस। दोस्तों क्या है? पाओक्रिस्टस इसका वैज्ञानिक नाम है, पाओक्रिस्टस इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। सारे बच्चे वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत का गायन अवधि क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा वो है, सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने का। देखते हैं कौन बच्चा देता है आंसर। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दें।
तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। बात हो रही किसकी, अपनाने की हो रही है। तो 24 जनवरी 1950 में यह क्या किया गया, अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 में यह अपनाया गया था हमारा कौन सा राष्ट्रीय गीत, यानी वंदे मातरम दोस्तों। कौन सा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारा 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत की जो अवधि होती है एक कितनी होती है, जल्दी से, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, 1 मिनट 5 सेकेंड दोस्तों। कितनी होती है, 1 मिनट 5 सेकेंड होती है। और आप सभी बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत हमारा किसने गाया था। आप सभी होमवर्क है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करोगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया था। राष्ट्रीय गीत का गायन होता है 1 मिनट 5 सेकेंड। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आप सभी जानते हैं, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, आप सभी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कई बार ये चीजें रिपीट होती हैं हमारे एग्जाम में, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सभी लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय कब घोषित किया गया, तो 10 मई 2010 को दोस्तों। 10 मई 2010 को राष्ट्रीय यानी कि जलीय जीव घोषित किया गया। आपको किसको, डॉल्फिन को दोस्तों। डॉल्फिन में गंगा नदी में बहुत ही अधिक पाई जाती है दोस्तों डॉल्फिन हमारे यहाँ। और दोस्तों डॉल्फिन जो है बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ही शांत जीव है। कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बहुत है दोस्तों। और पर इसका तेल के लिए और भी के लिए इसका शिकार होता रहता है आए दिन दोस्तों। तो ये चीज़ ठीक है। तो डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान माना जाता है दोस्तों गंगा नदी में, इसलिए इसको जलीय जीव घोषित किया गया। कब, 10 मई 2010 में। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से आंसर दें। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए, पक्षियों का अध्ययन और मिड डे मील योजना। पक्षियों का अध्ययन यानी जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो पक्षियों का अध्ययन कहलाते हैं, ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों पक्षियों का अध्ययन, पक्षी कैसे किस प्रकार से पक्षी रह रहे हैं, पक्षियों का यानी कि किस प्रकार से किसकी दिक्कत हो रही है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, कैसा उनको वातावरण चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं किसमें, ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है आपका, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन उसे कहा जाता है। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों, मिड डे मील योजना आपका 1995 में 1995 में प्रारंभ हुई, 1995 में। यानी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था दोस्तों, क्या कि ये हुआ, हमारी सरकार बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया था उन्होंने कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों, कभी कभी होता है ना बच्चे, हम लोग जब थे छोटे बालक थे हम लोग, तो विद्यालय नहीं जाते थे। विद्यालय क्या होगा, अरे यार विद्यालय नहीं जाएंगे, बुखार का बहाना आप सभी मान लेते थे, अरे बुखार हो गया है बहुत ही ज़्यादा, तो वो चीज़ है हम लोग मान लेते थे। पर दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो बालक खेल के साथ साथ खाने की व्यवस्था, तो 1995 में ये हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब प्रारंभ हुई, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना दोस्तों कब प्रारंभ हुई, 1 जुलाई 2001 दोस्तों। वो 1 जुलाई 2001 में आपकी दोस्तों ऑपरेशन वो। दूध सागर किस फल की एक किस्म है, दूध सागर बात की जाए दोस्तों तो यह केले की किस्म मानी जाती है, किसकी, केले की दूध सागर मानी जाती है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, गंगा एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के बीच बनाया जाएगा, जल्दी से आप सभी भी आंसर देने का प्रयास करें। पटना दोस्तों कहाँ पे है, चलिए बहुत दोस्तों ये आपका पटना बिहार एटा में है। कहाँ पे है, एटा, यानी एटा इन द सेंस यूपी में आपका है, ठीक है, यूपी में है दोस्तों। और गंगा एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के बीच है जो कि संबंध बनाता है, गंगा एक्सप्रेस आपका मेरठ से प्रयागराज दोस्तों, मेरठ से प्रयागराज आपका गंगा एक्सप्रेस चलती है, मेरठ से प्रयागराज, ठीक है, मेरठ से प्रयागराज दोस्तों, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस शहरों के बीच में बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश क्या है? और सर्वाधिक साक्षर दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पैरासिटोलॉजी। दोस्तों क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी दोस्तों क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका दोस्तों परजीवी का। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश पूछ रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा देश हमारा कहलाता है दोस्तों लक्ष्य। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। दोस्तों कौन कहलाता है? मोनाको। दोस्तों मोनाको विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है हमारा। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक मोनाको। दोस्तों मोनाको होगा सर्वाधिक। मोनाको सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों क्या है हमारा? लक्षद्वीप है सर्वाधिक वो। अब बात करते हैं विश्व मानचित्र का निर्माण करता। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन था दोस्तों? किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। अनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पेड़ पौधों को पट्टी को क्या कहते हैं? जो हरे पौधे होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहा जाता है। ग्रीन मफलर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त गैस क्या है? ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग कैसे करता है दोस्तों? क्या हो ये करता है वसा संग्रहण के लिए। किसके लिए? वसा संग्रहण के लिए करता है। वसा संग्रहण के लिए। आप लोग भी लिखते चलिएगा। और गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त हीलियम। दोस्तों क्या है? हीलियम है। हीलियम गोताखोर आपने देखा होगा जो पानी के अंदर जाके सर्च करते हैं, हीलियम हो गया। और दोस्तों हीलियम वो करते हैं। जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लिखते चलिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हीलियम ऑक्सीजन, गोताखोर सांस लेते हैं हीलियम और ऑक्सीजन का। दोस्तों किसका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दोस्तों, पूछा है आपसे कि पत्थरों के बीच घोंसला बनाकर कौन सा पक्षी रहता है? पत्थरों के बीच में कौन सा रहता है दोस्तों? आपका घोंसला बना के आपने देखा होगा कलचीड़ी। पक्षियों से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कलचीड़ी दोस्तों हमारा पत्थरों के बीच बना के रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मसाला जड़ कौन से पौधे में पाई जाती है? मसाला जड़ कौन से पौधे में पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, जल्दी से बताएं। द्विबीज पत्री पौधे में दोस्तों, किसमें? द्विबीज पत्री पौधे में मसाला जड़ पाई जाती है। पत्री पौधे में। ठीक है, पत्री पौधे में मसाला जड़ पाई जाती है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों के नाम से किसे प्रसिद्ध माना जाता है? जल्दी से बताएं। तो रविंद्र कुमार सिन्हा को। दोस्तों किन्हें? रविंद्र कुमार सिन्हा को। इन्होंने काफी सर्च किया दोस्तों डॉल्फिन पे। रविंद्र कुमार सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो विश्व 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपके दोस्तों दिया गया है स्क्रीनशॉट पे कुछ जानकारी स्टडी 91 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।